नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस। अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगा दी है मुहर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, आतंकियों को आश्रय देने वाला शख्स 22 साल बाद गिरफ्तार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में कोरोना रोधी टीके पर खर्च करेगी 450 अरब रुपए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बाज नहीं आ रहा चीन। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच चीनी लड़ाकू विमानों ने किया युद्धाभ्यास, भारत चौकस। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। विवाद के कुछ बिंदुओं से अब भी सैन्य वापसी नहीं हो पाई है, जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच सहमति इस साल की शुरुआत में ही बातचीत के आधार पर बनी थी। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में अब भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा एलएसी के नजदीक अपने एयरबेस पर युद्धाभ्यास किए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस पर भारत करीब से नजर बनाए हुए हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक करीब 21-22 चीनी लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में शामिल रहे, जिनमें J-11S और J-16 फाइटर जेट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स ने ये गतिविधियां होतान, गारगुंसा और कासागार एयरफील्ड से की, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है। यहां से सभी तरह के फाइटर जेट संचालित किए जा सकते हैं। साथ ही चीन ने यहां कुछ ठोस ढांचे का भी निर्माण किया है, ताकि वह विभिन्न एयरबेस पर मौजूद फाइटर विमानों की मौजूदगी को छिपा सके। इस युद्धाभ्यास के दौरान चीनी लड़ाकू विमान अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही रहे। तनाव के इस दौर में चीनी वायुसेना की सरकत को मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारत पूरी सतर्कता बरत रहा है और यहां अपनी रक्षात्मक स्थिति मजबूत करने में जुटा है। बीते वर्ष अप्रैल मई में यहां तनाव शुरू होने के बाद भारतीय फाइटर जेट की गतिविधियां भी यहां बढ़ी है। भारत की ओर से इलाके में लगातार MiG-29S सहित अन्य लड़ाकू विमानों की तैनाती की जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन को घेरने की भारत की रणनीति। जी हां दोस्तों, भारत ने पानी के भीतर युद्धक क्षमता और ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला किया है। योजना पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस होंगी, जो लंबे समय तक पानी के भीतर रहने और उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और हठधर्मिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी भारत की मुख्य चिंता है। चीन के अप्रत्याशित इरादों के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था ने भी यूएस को अमेरिकी बलों की विदेशों में तैनाती में निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। शीत युद्ध में अमेरिकी बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती मुख्यतः यूरोप, विशेषकर जर्मनी में केंद्रित थी। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। अब यूएस ओवरसीज फोर्स का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बढ़ाने के मद्देनजर बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय है। अविश्वास के मौजूदा माहौल ने बड़े एशियाई देशों के सैन्य बजट को भी प्रभावित किया है। यद्यपि चीन ने अपने बलों की संख्या में कटौती की है, लेकिन फाइटर जेट, मिसाइल, क्रूजर और परमाणु पनडुब्बी में काफी इजाफा किया है। भारत के संदर्भ में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालात पैदा किए हैं। सेना हटाने में वह भारत के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसी तरह से वह दक्षिण चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एशिया में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस के पास क्षेत्र में सक्रिय होने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए अमेरिका ने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ मेलजोल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सच सामने लाने में जुटा अमेरिका, विदेश मंत्री की चाइना को 2 टूक चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति की मूल वजह को जानना चाहता है। इसको लेकर बाइडेन सरकार ने अपने यहाँ की खुफिया एजेंसियों 90 दिनों के अंदर कोरोना की उत्पत्ति की असलियत का पता लगाने को कह दिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका के जांच में सहयोग करे, नहीं तो कार्रवाई को लेकर तैयार रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बगावत पर उतरे सचिन पायलट, कांग्रेस हाईकमान पर बोला हमला, कहा समस्या सुलझाने में कमेटी विफल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति न होने पर सचिन पायलट ने हाईकमान पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि राजस्थान में समस्या सुलझाने में कमेटी पूरी तरह से विफल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में सुलह फॉर्मूला को लेकर हाईकमान ने जो कमेटी बनाई थी वो 10 महीने बाद भी मामला सुलझाने में असफल रही। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाईकमान की ओर से बनाई गई कमेटी सदस्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल 6 महीने से राजस्थान नहीं आए हैं। दूसरे सदस्य अजय माकन सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति की बात कहकर चले जाते हैं। अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले साल सचिन पायलट
पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के करीब 1.5 दर्जन विधायकों के साथ गुरुग्राम के मानेसर चले गए थे, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। हालांकि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद वे वापस कांग्रेस में लौटे। बाद में कांग्रेस ने पायलट मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार पर रार जारी है। अशोक गहलोत अभी कैबिनेट विस्तार टालना चाह रहे हैं, लेकिन पायलट गुट की कोशिश है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजी से आगे बढ़ रहा मानसून, मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। जानिए यूपी, बिहार, दिल्ली का मौसम अपडेट। जी हां दोस्तों, मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मानसून के जल्दी पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज देर शाम या कल तक मानसून दस्तक दे सकता है। बता दें कि पूर्वानुमान के मुताबिक 11 जून को महाराष्ट्र राज्य में मानसून के पहुंचने की संभावना थी। इस हफ्ते महाराष्ट्र में मुंबई तथा राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक क्षेत्र में अगले 5 दिन में मौसम बिगड़ने की कई चेतावनी दी गई है। इस दौरान मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 10 जून से अधिक बारिश होने की आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौसम बिगड़ने और तेज बारिश के दौरान किसी अनहोनी से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। उन्होंने राज्य प्रशासन को निचले स्थानों, क्षतिग्रस्त भवनों और भूस्खलन वाली जगहों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगाई मुहर। जी हां दोस्तों, चीन से निकलकर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाए रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब में बना था जिस पर दुनिया का शक है। लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है। साथ ही कहा गया है कि इसके आगे की जांच की जानी चाहिए। अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन को मई 2020 में कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने रिसर्च पर काम करना शुरू किया था। ट्रंप के हटने से ठीक पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वायरस के मूल स्रोत को लेकर जांच करने के आदेश दिए थे। लॉरेंस लिवरमोर का मूल्यांकन कोविड-19 वायरस के जीनोमिक एनालिसिस पर आधारित है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अमेरिका अपने स्तर पर समीक्षा एवं प्रक्रिया को भी जारी रखे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, रियासी पुलिस की बड़ी कामयाबी, आतंकियों को आश्रय देने वाला शख्स 22 सालों बाद गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में आतंकवादियों को आश्रय और अन्य प्रकार की सहायता मुहैया कराने के आरोपों में एक व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तलाशी पिछले 22 सालों से की जा रही थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि माहौरे इलाके की शिकारी गांव के निवासी मोहिउद्दीन पर 1999 में आतंकवादियों को पनाह देने के लिए रणबीर दंड संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छिप गया था। प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय अदालत में 18 फरवरी 2002 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत आरोपी मोहिउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने ना तो जांच में सहयोग किया और न पकड़ा गया। प्रवक्ता ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर माहौरे पुलिस स्टेशन की टीम ने सोमवार को आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की टीम ने दबिश देकर उसे घर दबोचा। आरोपी को पुलिस स्टेशन माहौर में रखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि मोहिउद्दीन 6 हफ्तों के भीतर रियासी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया 14वां भगोड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रियासी शैलेंद्र सिंह ने रियासी पुलिस की अपनी टीम के लिए संतोष जताया और टीम की तारीफ भी की। इससे पहले सोमवार को ही सुरक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के सैमू इलाके के पास से लगभग 5 से 7 किलोग्राम वजन का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया है। हाल ही में पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्राल और घाटी के अन्य हिस्सों में कई IED का पता लगाया है और उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। पिछले हफ्ते यहां चनापोरा पुलिस चौकी के पास एक IED बरामद किया गया था और उसे निष्क्रिय कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में
कोरोना रोधी टीके पर खर्च करेगी 450 अरब रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कोरोना रोधी टीके पर इस वित्त वर्ष में 450 अरब रुपए खर्च कर सकती है। यह धनराशि बजट में घोषित रकम से करीब 100 अरब रुपए ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा के बाद 2 सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। सूत्रों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल से शुरू हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष में कोरोना वैक्सीन पर 450 अरब रुपए खर्च कर सकती है। बजट में इसके लिए 350 अरब रुपए की घोषणा की गई थी। रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय से ईमेल के जरिए इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सूची से आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और फेविपिराविर दवाइयों को हटा दिया है। इसके साथ ही दवाइयों की उचित इस्तेमाल और जांच को लेकर मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी 9 पेज के दिशा निर्देशों में आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और फेविपिराविर के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के इलाज में डॉक्टरों द्वारा इन दवाइयों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निश्चित मात्रा में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ओपन स्काईज अंतर्राष्ट्रीय संधि से हुआ अलग, पुतिन ने किए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, रूस सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर निगरानी उड़ानों की अनुमति देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर हो गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को संधि से अलग होने वाले उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका इस संधि से पहले ही अलग हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने रूस से कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ओपन स्काई ट्रीटी में फिर से शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके बाद रूसी सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया। अमेरिका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संधि से अलग हो गया था। उल्लेखनीय है कि 16 जून को जिनेवा में पुतिन और बाइडेन के बीच शिखर वार्ता होनी है। ओपन स्काई ट्रीटी का मकसद रूस और पश्चिमी देशों के बीच विश्वास स्थापित करना था। इस संधि के तहत 3 दर्जन से अधिक देश सेना की तैनाती और अन्य सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए एक दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी उड़ानों का संचालन कर सकते थे। यह संधि 2002 में प्रभावी हुई और इसके तहत 1500 से अधिक उड़ानें संचालित की गई, जिनसे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ ही हथियार नियंत्रण समझौतों की निगरानी में भी मदद मिली। ट्रंप प्रशासन पिछले साल इस समझौते से बाहर हो गया था और उसका कहना था कि रूसी उल्लंघन को देखते हुए अमेरिका के लिए एक पक्ष बने रहना असंभव हो गया है। अमेरिका ने नवंबर में संधि से अपनी वापसी पूरी कर ली। रूस ने किसी भी उल्लंघन को खारिज कर दिया है। रूस की दलील है कि उसने अतीत में कुछ प्रतिबंध लगाए थे जो संधि के तहत मान्य थे। इसके साथ ही रूस का आरोप था कि अमेरिका ने अलास्का में निगरानी उड़ानों पर अधिक व्यापक प्रतिबंध लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद, चीन तिब्बत सीमा से संपर्क कटा। जी हां दोस्तों, गंगोत्री हाईवे पर सोनगढ़ के पास भारी भूस्खलन हुआ है। इस वजह से सोमवार सुबह हाईवे बंद हो गया। हाईवे के बंद हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय चीन तिब्बत सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र से संपर्क कट गया है। इस वजह से स्थानीय बाशिंदों की दिक्कतें बढ़ गई है। बीआरओ को भारी मलबा आने के कारण हाईवे को सुचारू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि हाईवे के रात 9 बजे तक खुलने की संभावना है। फिलहाल गंगोत्री धाम सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हर्षिल और भटवाड़ी घाटी के 11 गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। वैसे सोनगढ़ में भूस्खलन और चट्टानों का खिसकना नई बात नहीं है। कोरोना काल में 4 धाम यात्रा बंद है। अगर यात्रा जारी होती तो प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ जाती। सोनगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट, भड़का पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किया जा सकता है। इन चर्चाओं पर अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के कथित प्रशासनिक और जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि इस तरह के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। जाहिद हाफिज ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के विवादित दर्जे को बदल नहीं सकता है, साथ ही कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को अवैध परिणामों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के जनसांख्यिकी ढांचे और अंतिम दर्जे में बदलाव के प्रयास का पुरजोर विरोध करता रहेगा। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं।
आजकल जब भी इमरान खान को बोलने का मौका मिलता है तो चाहे संदर्भ कोई हो, वह भारत के साथ संबंध और कश्मीर को जरूर लाते हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंचे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद भी इमरान ने भारत के साथ बातचीत का राग अलापा था। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अगर भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दे तो वह बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं भारत ने साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के बाद ब्लिंकन का चीन पर हमला, कहा कोविड-19 के लिए जवाबदेह है चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस के स्रोत तक पहुंचने में सहयोग करे। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका इस वायरस की उत्पत्ति की जड़ तक जाना चाहता है। ब्लिंकन का यह बयान ऐसे समय आया जब कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए नए सिरे से जांच की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रविवार को HBO पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा, हमारे लिए इसकी तह तक जाने का सबसे अहम कारण यह है कि हम अगली महामारी को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। ब्लिंकन ने बताया कि बाइडेन प्रशासन कोरोना की उत्पत्ति की जड़ तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। चीन ने वह पारदर्शिता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत है, उसे जवाबदेह ठहराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने चीन से महामारी संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए पूर्ण अनुमति देने की अपील की। इससे पहले शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और अन्य देशों से कहा कि वे कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान के लिए चीन से क्षतिपूर्ति की मांग करें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गत 26 मई को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया था कि वे कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए गहराई से जांच कर 90 दिनों में उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह संदेश जताया जाता है कि चीनी लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही किसी चूक के चलते कोरोना लीक हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। बता दें कि दुनिया भर में महामारी का रूप लेने वाले कोविड-19 के पीछे जो घातक कोरोना वायरस है, उससे संक्रमण का पहला मामला चीन के वुहान में ही आया था। 2019 के अंत में आए पहले मामले के बाद 2-3 माह के भीतर ही यह पूरी दुनिया में फैल गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन को घेरने की भारत की रणनीति। जी हां दोस्तों, भारत ने पानी के भीतर युद्धक क्षमता और ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला किया है। योजना पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस होगी, जो लंबे समय तक पानी के भीतर रहने और उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और हठधर्मिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी भारत की मुख्य चिंता है। चीन के अप्रत्याशित इरादों के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था ने भी यूएस को अमेरिकी बलों की विदेशों में तैनाती में निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। शीत युद्ध में अमेरिकी बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती मुख्यतः यूरोप, विशेषकर जर्मनी में केंद्रित थी। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। अब यूएस ओवरसीज फोर्स का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बढ़ाने के मद्देनजर बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय है। अविश्वास के मौजूदा माहौल ने बड़े एशियाई देशों के सैन्य बजट को भी प्रभावित किया है। यद्यपि चीन ने अपने बलों की संख्या में कटौती की है, लेकिन फाइटर जेट, मिसाइल, क्रूजर और परमाणु पनडुब्बी में काफी इजाफा किया है। भारत के संदर्भ में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालात पैदा किए हैं। सेना हटाने में वह भारत के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसी तरह से वह दक्षिण चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एशिया में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस के पास क्षेत्र में सक्रिय होने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि यह काम अकेले नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका ने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ मेलजोल किया है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच को चीन के बढ़ते समुद्री दावों से मुकाबले में ताकतवर मंच के रूप में देखा जाता है। जापान क्वाड एकता का प्रमुख सरपरस्त है। चीन के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल बदलने से जापान ने हाल ही में अपने रक्षा खर्च पर 1% जीडीपी सीमा को खत्म करने का फैसला किया है। यही वजह है कि चीन क्वाड को अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत का जवाबी गठबंधन मानता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का मुफ्त वैक्सीन का ऐलान, 5 राज्यों के चुनाव में साबित होगा बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर महीने यानी दीपावली तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी का यह कदम अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। अगले साल शुरू में 5 राज्यों में चुनाव। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा
में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही मंथन करने में जुट गई है। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और अब वहां की सत्ता को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 2 दशक से हर 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ लोगों में असंतोष उपजा है, तो पंजाब में किसान आंदोलन के चलते नाराजगी पहले से है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर 5-6 जून को राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक कर 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन किया गया। 2 दिन तक चली बैठक में कोरोना संकट में पार्टी सेवा ही संगठन अभियान कार्यक्रम को चुनावी राज्यों में तेज करेगी। पार्टी जानती है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इन राज्यों में फतह हासिल करना बेहद जरूरी है, वरना उसकी सियासी राह मुश्किल हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान भी टीकाकरण में न आए कमी, वैक्सीनेशन में लगे कर्मियों को दूसरे काम में न लगाएं, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और उससे बचाव के उपायों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में बताया गया जहां एक्टिव मामले 1 लाख से ज्यादा हैं। मोदी ने उन जिलों की भी समीक्षा की जहां से हर दिन ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में राज्यों को सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में संक्रमण के मामले सबसे अधिक हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।